हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड और वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरी प्लेलिस्ट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको मिल जाएगा। आइए समझते हैं आगे। तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है और साथ ही इसका प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है। द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक्सप्रेसली मैंशनड है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और साथ ही मैंशनड है आर्टिकल 44 के अंदर, जो ये कहता है कि जो स्टेट होगी, यानी कि जो आर्टिकल 12 में स्टेट मैंशनड है, वो जो स्टेट होगी वो कोशिश करेगी अपने सिटीजन्स को दे सिक्योर करे अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर उसकी टेरिटरीज के अंदर उसके सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म नेचर का सिविल कोड, यानी कि जो सिविल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सके ऐसा कोड उसको देगी। आइए समझते हैं आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक कोड लागू होगा जो सारे धर्मों को या धर्मों के सेक्ट्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। ये इसका एक जनरल मीनिंग होता है। अब इसका आपको एक दूसरा मीनिंग भी समझाया जाएगा। अब देखिए इसमें आता क्या क्या है। तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो वो क्या चीज़ को रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेट करेगा मैरिजेस को, डिवोर्स को, एडॉप्शन को, सक्सेशन को एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को। और इसी तरह के नेचर, यानी कि जैसे विल्स हो गए, इंटरस्टेट सक्सेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों को जो सिविल नेचर की हैं प्योरली, उसको रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म नेचर का सिविल कोड करने की बात की गई है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना बिटवीन ग्रुप्स। अब किसी चीज़ को समझा जाता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं या इनका तरीका गलत है। जैसे हिंदूज़ में मैरिज जो है वो सेक्रामेंट है, पर मुस्लिम्स में वो कॉन्ट्रैक्ट है। हमको लगता है कि वो गलत है, उनको लगता है कि हम गलत हैं। तो एक यूनिफॉर्म नेचर का जब कोड बनेगा तो एक ही तरह से पूरा लीगल प्रोसेस चलेगा और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है और डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स को यूनाइट करता है। अब बात करते हैं केस लॉस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे जिक्र किया गया था अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पहला केस है इसका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, दूसरा डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है सरला मुदगल और चौथा जॉन वेलबॉटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन चार केसों के अंदर और साथ ही अश्विनी कुमार के केस के अंदर भी जिक्र किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब बात करते हैं केस लॉ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका केस है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का। यहाँ पे मुस्लिम विमेन को मिल गया डिवोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि उसको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया। देखिए मुस्लिम लॉ के अंदर जो मेंटेनेंस होती है वो दी जाती है शादी ख़त्म होने के जो इद्दत का पीरियड है उस वक्त तक केवल। और इसके साथ साथ जो शादी करते वक्त महर तय की जाती है, अगर महर नहीं मिली है पूरी, डावर नहीं मिला है पूरी तरह से, तो वो भी दे दिया जाता है। तो एक बार आपने पूरी की पूरी महर दे दी और आपने इद्दत का पीरियड मेंटेन कर लिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना। पर इस औरत को ये बात समझ में नहीं आई और वो चली गई हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, और वहाँ पे उसके फेवर की ही बात कर दी गई, यानी कि उसको कहा गया कि तुम्हें मेंटेनेंस मिलेगा। इसके बाद उसके हस्बैंड ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैंने इस्लामिक लॉ के हिसाब से, इस्लामिक जो कस्टम्स के हिसाब से उसको मेंटेनेंस दे दी है और उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। पर कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि 125 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो एक सेक्युलर लॉ है, वो किसी धर्म के लिए स्पेशली नहीं दिया गया है और आपको उससे बाउंड होना पड़ेगा। यानी कि कोर्ट ने एक तरह से इम्पोज करने की कोशिश करी एक यूनिफॉर्म नेचर का कोड उस मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर जो मेंटेनेंस को मना कर रहा था। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझाया है कि आर्टिकल 25 और 26 का रिलेशन है विद 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि धर्म की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको 25 और 26 से मिलती हैं और वो फंडामेंटल राइट्स होती हैं और वो कभी कभी क्लैश करती हैं विद आर्टिकल 44। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो हमारा संविधान का कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का। और फिर के बीच में आड़े आता है धर्म, तो उसको साइड करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मूव किया जाएगा। आर्टिकल 44 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट देयर इज नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पर्सनल लॉ, क्योंकि जो स्टेट की ड्यूटी है कि वो हमारे को वेलफेयर दे। अब बात करते हैं अबाउट कॉमन सिविल कोड वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि एक लॉ बन जाए सिविल नेचर की और वो सब पे लागू हो जाए, पूरे भारत देश के ऊपर लागू हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो। हर व्यक्ति, हर
हिंदुस्तानी पे वो लॉ लागू हो जाए और वो एक ही नेचर की लॉ हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वालिटी अमंग इक्वल्स होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा धर्म या साथ ही मेरे कुछ बिलीव्स इस नेचर के हैं कि वो मुस्लिम से अलग है या क्रिश्चियन से अलग है, तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक लॉ हो जाए, हिंदूज के लिए एक लॉ हो जाए, मुस्लिम्स के लिए एक लॉ हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हिंदूज की भी एक कम्युनिटी के लिए एक लॉ हो जाए, दूसरे के लिए दूसरी लॉ हो जाए। वो अपने आप में उस क्लास के लिए यूनिफॉर्म हो जाए और पूरे हिंदू धर्म के लिए वो एक लॉ ना बने और ऐसी 10 लॉज बन जाएं और वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे पूरी की पूरी लॉ। तो ये हो सकता है एक तरह का यूनिफॉर्म नेचर का कोड। दूसरी तरफ जो ये व्यक्ति कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक लॉ है पूरे भारत देश के लिए, ऐसा असल में कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका कारण ये है कि वो ये कहते हैं कि देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में अगर हमारे पास एक ही लॉ बनाने की बात होती आर्टिकल 44 के अंदर जो पूरे देश पे लागू हो जाता, तो फिर वो दिया होता यूनियन लिस्ट के अंदर, यानी कि ऐसी लॉ बनती जो पार्लियामेंट केवल बना सकती है, तभी तो वो एक बनती, तभी तो वो यूनिफॉर्म होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ऑफ द सिविल कोड यानी कि मैरिजेस, डिवोर्स, जॉइंट प्रॉपर्टी, सक्सेशन, विल्स, अडॉप्शन, वो सारे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। यानी कि ऐसी लॉ है जो स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है, और ऐसी भी है जो यूनियन बना सकती है और स्टेट्स उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में किया हुआ है। जैसे कि सीआरपीसी इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो उनका यह कहने का तात्पर्य है इस बात से कि अगर क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, तो वो यूनिफॉर्म कहाँ रही। उसी तरह स्टेट्स भी अगर अलग अलग बना सकती हैं तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही। इसका मतलब उनका यह है कि हमारे पास असल में कॉन्सेप्ट है कॉमन सिविल कोड का कि कम्युनिटी वाइज या सेक्ट वाइज या कहें क्लास वाइज लॉज को बाइफरकेट किया जा सकता है और यही उनके लिए यूनिफॉर्मिटी होगी। भारत पे एक लॉ हो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, पर उनका मतलब यह है इस बात से कि एक लॉ हो फॉर वन कम्युनिटी और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात करते हैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। लॉ कमीशन जस्टिस BS चौहान की जो रिपोर्ट है उसने कहा कि इस वक्त जो भारत की स्थिति है, जो भारत के हालात हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल नेचर के जो हालात हैं, उसके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ना ज़रूरी है और ना ही डिज़ायरेबल है। थैंक यू एवरीवन।